हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? मुझे ना क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोगों से बस पूछना था कि 11th में एसपी किस किस का हुआ है, या फिर पहली बार आप 12th में एसपी स्टार्ट करें, 11th में मैथ्स था, ऐसा कुछ है? नहीं ना, सब लोग एसपी 12th में ही, मतलब 11th से लेके ही आए हैं ना, राइट? तो आप लोगों में से किस किस ने डेमो लेक्चर देखा है 12th का, एसपी का? आपको कुछ समझ में आया? क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या शुरुआत की, कैसे कैसे किया? किसी को भी? हाँ। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें जिस बुक में से पढ़ना है, जो बुक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दैट विल बी द बाल भारती का जो 12th का बुक आता है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का। हमें उसमें से ही पढ़ना है। 95% जो बुक के क्वेश्चंस है या फिर जो बुक का कंटेंट है, उसमें से ही हमारे क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। जो एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चन आंसर्स है, एक तो उसमें से फ्रेम होके आएंगे, या फिर अगर कुछ नए क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो वो हमें जो हमारा कंटेंट है उसमें से डायरेक्टली वो क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे, फिर चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर वो राइटिंग के जो ब्रीफ आंसर इन ब्रीफ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो एक तो उसमें से आएगा। तो आप ये जो बुक है हमारा, एक तो वो हार्ड कॉपी ले सकते हो, या फिर बाल भारती की साइट आती है, बाल भारती की साइट पे आपको ऑनलाइन वो बुक मिल जाएगा, फिर उसके आप प्रिंट लेके उसमें से पढ़ सकते हो। क्लास का हमारा जो पैटर्न होगा पढ़ाई का, हम सबसे पहले वो चैप्टर कवर करेंगे डिटेल में, उसके जो कंसेप्ट्स होंगे वो हम सारे कंसेप्ट्स कवर करेंगे, और कंसेप्ट्स कवर करने के बाद रिवीजन करके हम उसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव तो बुक्स में सॉल्व करेंगे, और जो हमारे आंसर इन ब्रीफ टाइप क्वेश्चंस है, बड़े बड़े क्वेश्चंस है, उसका मैं आपको मार्किंग करके दूंगी बुक में। फिर आप एक तो वो उसको राइटिंग प्रैक्टिस करो घर पे, ताकि एक बार वो आप अच्छे से लिख पाए, तो आप पेपर के टाइम पे आपको वो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सो दैट विल बी द पैटर्न ऑफ द क्लास। अभी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, ये जो सब्जेक्ट है वो क्यों है? मुझे तो अभी आगे चल के सीए करना है, सीएमए करना है, मुझे सीए से रिलेटेड पढ़ाई क्यों करनी है, ऐसा ना बहुत लोग सोचेंगे कि मेरे को तो अभी मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे एसपी की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप आगे चल के आपके कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज जब भी करेंगे, फिर चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो या फिर वो आपको कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है, तो एसपी सब्जेक्ट में ना ऐसे बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो बेसिक कंसेप्ट्स हमें हमारे जो बाकी सब्जेक्ट है, फिर चाहे वो सीए के हो, सीएमए के हो, या सीएस के हो, या फिर कॉमर्स रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो, उसके लिए जो बेसिक कंसेप्ट्स होंगे वो हमें इस सब्जेक्ट में हम ज़्यादा तरीके से पढ़ेंगे। अभी जब भी हम कॉमर्स की बात करते हैं, तब हम किसी भी कंपनी की बात करते हैं, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो वो कंपनी फॉर्म कैसे होती है, वहाँ का बिजनेस आइडिया कहाँ से आता है, उसमें कैपिटल कैसे कैसे आता है, क्या टाइप का कैपिटल आता है, कौन कौन उस कंपनी में काम करते हैं, उन सबका रोल क्या है, उनका करस्पॉन्डेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम अकाउंट्स वगैरह में नहीं पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम एसपी में पढ़ेंगे। कंपनी में कौन कौन मैनेजर होता है, एमडी सीईओ, इनका रोल क्या है, सेक्रेटरी का उन सबके साथ करस्पॉन्डेंस कैसा है, हम लोग जब पी एंड एल बैलेंस शीट फाइल करते हैं वो टाइम पे, या फिर जब भी किसी शेयर होल्डर्स की मीटिंग वगैरह होती है उसमें वो सब करस्पॉन्डेंस कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम एसपी में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है, आपने हमेशा पढ़ा होगा ना कि मुझे एक नई कंपनी बनानी है, फॉर एग्जांपल मुझे एक नया कंपनी स्टार्ट करना है। कंपनी स्टार्ट करने के लिए मुझे फाइनेंस तो चाहिए, लेकिन फाइनेंस अब नॉर्मल लाइफ में जब हम सोचते हैं कि मुझे कोई तो चीज़ घर में खरीदनी है ना, तो वो चीज़ खरीदने के लिए एक तो मैं अपना ओन्ड फंड डालूंगी, जो मेरा सेविंग होगा, फॉर एग्जांपल आपके मम्मी पापा का सेविंग होगा, फिर चाहे एफडी हो, आरडी हो, या कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट्स हो। लेकिन अगर आपको कार लेनी है, घर लेना है, तो आप क्या करोगे? आप बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाओगे कि मुझे इतने इतने अमाउंट का लोन चाहिए एक अच्छे से इंटरेस्ट रेट पे। ये तो हो गई घर की बात। लेकिन जब एक कंपनी की बात होती है, तो क्या सिर्फ उनको बोरोइंग्स, लोन्स, इस सब से ही उनका काम होगा क्या? नहीं, उसके लिए फिर आता है डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, शेयर्स, ये कैपिटल स्ट्रक्चर पूरा फॉर्म करना पड़ता है। तो वो कैसे कैसे करना है, डिबेंचर्स के क्या क्या टाइप है,
प्रेफरेंस शेयर्स के क्या क्या टाइप है, शेयर्स मुझे रेज करने के लिए मुझे क्या क्या करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम एसपी में पढ़ेंगे, राइट। सो आज सबसे पहले अपना सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मार्किंग स्कीम बताना चाहती हूँ, हमारे चैप्टर्स और चैप्टर्स का मार्किंग स्कीम कैसा है। सो हमारे टोटल, आपको इंडेक्स दिख रही है, हमारे टोटल 12 चैप्टर्स हैं एसपी में, लेकिन हम इनको पढ़ेंगे उसका ग्रुप करके। सो फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर विल बी द ग्रुप 1, जो हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस के रिलेटेड है। कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसमें कौन से डिसीजंस होते हैं जब हम कॉर्पोरेट फाइनेंस कंपनी में रेज करते हैं, उसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं, ये दो चीज़ें हम फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर विल बी द कैपिटल रेजिंग, वो ग्रुप 2 होगा, जिसमें हम शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स के बारे में बात करेंगे। ग्रुप 3 विल बी द 6, 7, 8, जिसमें हम करस्पॉन्डेंस की बात करते हैं, फिर वो करस्पॉन्डेंस मेंबर्स के साथ होगा। अभी आपको चैप्टर दिख रहा है, इशू ऑफ शेयर्स में क्या होता है, वो लोग ना जितने परसेंटेज शेयर होल्डिंग मैं कंपनी में ओन करती हूँ उतना मेरा ओनरशिप होता है, राइट। सो उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं, दे विल बी कॉल्ड एज अ मेंबर्स। सो उनके साथ करस्पॉन्डेंस कैसे होता है, डिबेंचर्स की बात की फोर्थ चैप्टर में, सो करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स। डिपॉजिट्स, सो करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स। उसके बाद 9th चैप्टर विल बी ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, 10th इज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, एंड 11th एंड 12th विल बी द फाइनेंशियल मार्केट। आपको एक बार उसका मैं मार्किंग स्कीम बता देती हूँ। फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर टोटल विल कवर ऑलमोस्ट 17 मार्क्स ऑफ योर पेपर। देन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, दीज 3 चैप्टर वो लोग एग्रीगेट उसका 24 मार्क्स कवर करेंगे। 24 मार्क्स मतलब आपके पेपर का बहुत ज़्यादा मार्क्स ये 3 चैप्टर कवर करते हैं। सो मार्क्स के बेसिस पे तो आपको समझेगा कि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करो उसके एंड तक लगने वाला है, उसके बेसिक से लेके उसके अंदर जितने सारे कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट हमें हमारे थ्रू आउट द प्रोफेशनल कोर्स पढ़ने हैं। फिर 6, 7, 8 चैप्टर जो करस्पॉन्डेंस का है उसको ऑलमोस्ट वो 13 मार्क्स का वेटेज है। फिर 9th चैप्टर विल बी ऑफ 7 मार्क्स, 10 chapter will be 9 marks, and 11th and 12th chapter will cover almost 10 marks of your paper. So मार्किंग स्कीम तो हमने बता दिया। जस्ट अ मिनट, हाँ नाही ना, अच्छा फाउंडेशन त्याचं मॅथ्स आहे, तुझं मॅथ्स आहे का 12th? अच्छा फाउंडेशनला आला आहे, ओके ओके। काय जा तुम्ही, करते आता। डेमोला गेलो होतो, फक्त कसे बाकीची सिस्टीम माहीत नव्हती। रेकॉर्डिंग करते मी स्टार्ट। अच्छा ओके। सो मैं अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब वो सोच के कुछ दिमाग में आता है आपके, कॉर्पोरेट मतलब क्या, कंपनी, राइट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, फिर चाहे वो कंपनी हो, वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, वो एलएलपी हो, वो बॉडी कॉर्पोरेट हो, कोई भी हो। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस की जब बात करते हैं तो मैं वही सोचती हूँ कि कॉर्पोरेट मतलब हाँ ओके, कंपनी का फाइनेंस मतलब क्या करना है, मतलब मैं जब कोई भी कंपनी फॉर्म करती हूँ तो मुझे सबसे पहले उसके फाइनेंस के बारे में सोचना है। अगर मुझे नया कंपनी स्टार्ट करना है, मतलब मैं कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग करूँगी या फिर कोई तो मैं सर्विस दूंगी, तो उसके लिए सबसे पहला मेरा इनिशियल कैपिटल तो होना चाहिए ना, वरना मैं सारी चीज़ें फाइनेंस कैसे करूँगी। फिर चाहे वो मुझे पैसा मैन्युफैक्चरिंग में डालना हो, फिर चाहे मुझे मेरे एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करना हो, या फिर मुझे जो भी मेरे रॉ मटेरियल सप्लायर होगा उसको पेमेंट करना हो, इंटरनल जो मेरे बड़े बड़े लोग होंगे मैनेजर लेवल के उनको मुझे प्रोफेशनल फ़ीस देना हो, फिर चाहे लीगल फ़ीस हो, कुछ भी हो, इन सब के लिए पैसा तो चाहिए।
सो वो पैसा कहाँ कहाँ से लाना है, कैसे कैसे रेज करना है, उस पैसे के रिलेटेड फाइनेंस मैनेजर को, जो कंपनी का पूरा फाइनेंस देखता है, उसका उन सारी चीज़ों में क्या क्या रोल है, पैसे जमा करने से उनके खर्च होने तक पूरा रोल उसमें उसका क्या क्या है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। हम जब 11th स्टैंडर्ड में थे तब हमने सबसे पहली एंट्री क्या सीखी थी, कैपिटल की, राइट। कंपनी में फिर चाहे हम पार्टनरशिप की बात करें तो भी हम बोलते थे ना कि कौन कौन पार्टनर कितना कितना पैसा कंपनी में लाने वाला है, राइट। उसके हिसाब से उसको उस कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, उसके हिसाब से जितना उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा, राइट। सो सबसे पहले हमने कैपिटल की बात की थी। सो फाइनेंस मतलब क्या होता है, फाइनेंस इज मनी एंड अ मनी मैनेजमेंट। इट इज रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। मनी कैसे लाना है, उसका सेग्रीगेशन कैसे करना है, उसका इफिशिएंट यूज कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। और कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ना सक्सेस इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कैसे कहाँ से फाइनेंस लाता है, उसको कैसे इफेक्टिवली यूज करता है, कितना कॉस्ट इफेक्टिवली वो उस फाइनेंस को बोरो करता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी बैंक से लोन लेना हो, फॉर एग्जांपल एच डी एफ सी बैंक मुझे बिजनेस लोन पे 18% का इंटरेस्ट दे रही है, और मुझे अलग दूसरी ICICI बैंक सपोज मुझे 17.75% के इंटरेस्ट पे वो लोन दे रही है, तो ऑब्वियसली मैं ICICI का प्रपोजल देखूंगी, राइट। जहाँ पे मुझे वो कॉस्ट इफेक्टिव मिल रहा है, मेरा इंटरेस्ट तो कम जा रहा है ना। सो ये जो सारे डिसीजंस है, ये डिसीजन लेने में बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती है, सिर्फ एक बंदा भी नहीं इन्वॉल्व होता। और ये सारे डिसीजंस पे मैं कितना फाइनेंस लाती हूँ, उसको कैसे यूज़ करती हूँ, इसमें से कितना पोर्शन में सेविंग्स में डालती हूँ, कितना जिस चीज़ के लिए वो लोन मैंने रेज किया है कितना उस चीज़ में मैं वो डालती हूँ, ये सारे डिसीजंस, ये सब कुछ के बारे में हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। सो हेनरी हेनरी फोर्ड, उसने क्या कहा था, मनी इज एन आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट। मैं पढ़ाते वक्त ही आपको ना कुछ चीज़ें बोलूँगी कि आप अंडरलाइन करो, ठीक है, तो आप लिख लो। सो फर्स्ट इज द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव कोई भी आ सकता है कि फाइनेंस मतलब क्या आता है, राइट। इट इज रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। A success of any business organization depends upon the efficiency with which it is able to generate and use the funds. अब तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। सबसे पहले कॉर्पोरेट फाइनेंस की डेफिनेशन को जाने से पहले हम उसकी मीनिंग के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कॉर्पोरेशन। इट डील्स विद फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ कॉर्पोरेशन, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, राइट। मतलब अगर मेरे ना एक फाइनेंस मैनेजर सपोज अपॉइंट किया और उस पूरा डिसीजन हो गया, मुझे यहाँ से कैपिटल बोरो करना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है, बैंक से लेना है, मुझे मार्केट से उठाना है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, फिर चाहे वो मेरा R&D करके मैंने कोई तो नए प्रोजेक्ट के बारे में सोचा है, वो मुझे लॉन्च करना है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। तो मैंने उस प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग जगह से मैंने पैसे उठाए, लेकिन वो फाइनेंस मैनेजर ने सोचा कि हाँ ठीक है, मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए था, मैंने उसमें से 80 करोड़ बैंक से लिए, 20 करोड़ मेरा कंपनी का ओन कैपिटल है, तो वो मैं उसमें से हो जाएगा 80। लेकिन जब धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट के बारे में काम शुरू हुआ, उसको समझ में आया कि मुझे तो सिर्फ 90 करोड़ ही लगने वाले हैं, तो 10 करोड़ तो ऐसे ही मैं एम्प्लॉयज़ को बोनस में बांट दूँ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ खरीद लूँ कंपनी के लिए जो जिसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, जो कभी कभी साल में एक बार लगने वाली है, और उसको बिना परचेस करके हम रेंट आउट करके भी ले सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो वो क्या करता है कि नहीं 10 करोड़ तो मैं ऐसे ही उड़ा दूंगा। सो उसके लिए जो एक लॉजिकल डिसीजनिंग चाहिए, जो प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, वही अगर उसके पास नहीं होगा तो उस फाइनेंस मैनेजर का कुछ रोल ही नहीं बनता, उसकी ज़रूरत ही नहीं है फिर। सो वो डिसीजन लेने के लिए भी उसकी उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। सो वही कहा है उन्होंने कि इट डील्स विद द फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ कॉर्पोरेशन,
कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग अ प्रॉपर डिसीजन, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो या फिर वो यूजिंग ऑफ कैपिटल का डिसीजन हो। ये हो गया मीनिंग, राइट। अब हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन को ना आप मीनिंग की तरह याद मत रखो। अगर किसी ने डायरेक्टली, नॉट पर्टिकुलरली अबाउट दिस चैप्टर और पर्टिकुलरली अबाउट दिस सब्जेक्ट, जब भी आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है ना, तो डेफिनेशन के जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं, फिर चाहे आप आगे चल के कोई भी प्रोफेशनल कोर्स भी कर रहे हो, और आपको तो पता है कि जब भी आप सीए करते हो, सीएस करते हो, सीए में करते हो, उसके टाइम पे भी आपको वो टेक्निकल वर्ड्स बहुत याद रखने होते हैं। आई एम अ सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपको वो टेक्निकल वर्ड्स का इंपॉर्टेंस आपके पेपर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो सीए की इंस्टीट्यूट हो, कंपनी सेक्रेटरी की इंस्टीट्यूट हो, या फिर सीएमए की इंस्टीट्यूट हो, जब भी वो पेपर चेकर आपका पेपर चेक करेगा स्पेसिफिकली अबाउट ऑडिट, लॉ, ऐसे जो सब्जेक्ट है, अगर आपके आंसर में टेक्निकल वर्ड नहीं होगा, वो आपको सीधा 0 मार्क दे देंगे। आपने बाकी क्या कंटेंट लिखा है, इट डजेंट मैटर टू देम। ओके, सो ये हो गया कॉर्पोरेट फाइनेंस की मीनिंग के बारे में। अब मैं बात करती हूँ कॉर्पोरेट फाइनेंस के डेफिनेशन के बारे में। हेनरी हॉगलैंड एक्सप्रेसेस द व्यू दैट कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ अ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन।